हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग लॉज। ठीक है बच्चे, लॉज हमने लास्ट चैप्टर में किया ना, पार्लियामेंट मेक लॉज। और आपने ये लॉ वर्ड कितनी बार सुना होगा? बहुत सी स्टेटमेंट्स हैं जिसमें आप सुनते हो, जैसे हम कहते हैं ना, ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, सभी लॉ के सामने बराबर हैं। तो लॉ की जब बात आती है ना, तो जब भी आपने देखा होगा कि जजेस या मूवीज में आप देखते हो ना कि जब भी कोई जजमेंट होती है उसमें एक विमेन फिगर है, ब्लाइंड फोल्ड, ब्लाइंड फोल्ड, ब्लैक कलर का ब्लाइंड फोल्ड होता है, हैविंग स्केल इन हर हैंड। तो वो माना जाता है कि दैट इज जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या होता है कि जो लॉ है या जस्टिस है वो सबके लिए बराबर है। आंखें क्यों बंद की गई हैं? ब्लाइंड फोल्ड का मतलब होता है कि जो जस्टिस जब वो देते हैं वो ये नहीं देखते कि रिच है या पुअर। तो हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन की गई है कि ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि लॉ बनाता कौन है? पार्लियामेंट। इंप्लीमेंट कौन करता है उसको? एग्जीक्यूटिव। और जो भी उसको लॉ को ब्रेक करते हैं, वॉयलेट करते हैं, उनको पनिशमेंट कौन देता है? जुडिशरी। जुडिशरी। तो इसका मतलब क्या है? हमारी कंट्री का जो पार्लियामेंट या जो हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है? रूल ऑफ लॉ। क्या है रूल ऑफ लॉ? लॉ अप्लाई इक्वली, लॉ अप्लाई इक्वली। अब इक्वली का मतलब क्या? इक्वली टू ऑल सिटीजन्स, चाहे वो मैन है, चाहे वुमेन है, चाहे पुअर हैं, चाहे रिच है, टू ऑल सिटीजन्स। सिटीजन्स कौन होते हैं? जिनके पास क्या होता है? राइट टू वोट। सभी के जो राइट्स हैं वो बराबर हैं। नो वन कैन बी अबव लॉ, इट मीन्स नो वन कैन बी अबव लॉ, यानी कि कोई भी लॉ से ऊपर नहीं, लॉ सबके लिए सेम है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारी कंट्री में चाहे कोई रिच है चाहे पुअर है, वो किसी भी तरह से कोई भी क्राइम करते हैं तो उनके लिए पनिशमेंट जो है वो सेम ही दी जाएगी। जैसे ही बच्चे आपकी बुक स्टार्ट करोगे ना आप, तो आपकी बुक स्टार्ट करते हो तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अ गवर्नमेंट ऑफिशियल हेल्प्स हिज सन गो इनटू हाइडिंग बिकॉज हिज सन हैज बीन गिवन अ 10-year जेल। यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो अपने बच्चे को बोलता है कि तुम 10 years के लिए तुम्हें जो है वो जेल हो गई है एंड बाय अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और वो उसको कहता है अपने बेटे को कि तुम जो है आप यहाँ से मतलब भाग जाओ, मैं आपको अपने आप बचा लूँगा। इसका मतलब क्या है कि वो ये कह रहा है कि तुम गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँगा कि तुम्हें जेल नहीं होगी और मैं तुम्हें बचा लूँगा। लेकिन क्या ऐसा होगा? नो, बिकॉज इन आवर कंट्री रूल ऑफ लॉ, लॉ अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स, नो वन कैन बी अबव द लॉ। ऐसा नहीं होगा। हमारी कंट्री की जुडिशरी नो डाउट जो है वो कहीं लेट जरूर हो जाती है, पनिशमेंट कई बार लेट हो जाती है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता। ठीक है, और इसका मतलब है चाहे प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, चाहे कोई मिनिस्टर ही क्यों ना हो, अगर उन्होंने लॉ ब्रेक किया है, वॉयलेट किया है, देन दे कैन बी गिवन पनिशमेंट। उनको क्या मिलेगी? पनिशमेंट। ठीक है, और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा जो मेन जुडिशरी स्ट्रांग है बिकॉज इट इज सेपरेटेड फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो ये तो हमारी कंट्री का करंट स्टेटस है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक टाइम ऐसा भी था जब लॉ सबके लिए सेम नहीं होता था। ठीक है, ये तो हम वी आर वेरी लकी कि वी आर लिविंग इन दिस कंट्री, बट व्हेन वी वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स एट दैट टाइम लॉ वाज इक्वल टू ओनली ब्रिटिशर्स, नॉट टू इंडियंस। यानी कि उस टाइम पीरियड में हमारी कंट्री में जब ब्रिटिशर्स थे तो उनके जो लॉ थे वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं थे। वी वर यू कैन से एक्सप्लॉयटेड, वी वर डिस्क्रिमिनेटेड।
हमें बहुत सा डिस्क्रिमिनेशन फेस जो है वो करना पड़ा था। इसके लिए 2 एग्जाम्पल जो हैं, रूल, जो नए रूल बने ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में आकर जो नए 2 रूल बनाए, कौन से थे? एक तो आपने याद रखना है बच्चे, रॉलेट एक्ट। ये कौन से ईयर में पास हुआ? 1919। रॉलेट एक्ट, इसका नाम रॉलेट एक्ट क्यों पड़ा था? क्योंकि इसका नाम किसके नाम पे था? ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनका नाम क्या था? सर जस्टिस रॉलेट। अब हमारी कंट्री में इस रॉलेट एक्ट को बनाने का मोटिव क्या था? ठीक है, तो ये कब हुआ? 10 मार्च 1919। महात्मा गांधी जी उस टाइम पीरियड में, पहले जब साउथ अफ्रीका में थे ना, तो वहां पे उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया। 1915 में महात्मा गांधी जी इंडिया आए, ही केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। उन्होंने यहाँ पर आकर इंडिया की कंडीशन जो है, वर्स्ट कंडीशन देखी और यहाँ पर आकर बहुत सी मूवमेंट्स लॉन्च की। तो जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि इंडियंस जो हैं वो महात्मा गांधी जी को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, फेथ कर रहे हैं, मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स ने क्या करना शुरू कर दिया? रॉलेट एक्ट पास किया। और इस रॉलेट एक्ट में पुलिस, ब्रिटिश पुलिस उसको कुछ पावर्स दे दी। दे वर गिवन पावर्स, मोर पावर्स। ठीक है, नाउ पुलिस कैन अरेस्ट एनी पर्सन, किसी भी पर्सन, स्पेशली हमने ये नहीं कहा कि पर्सन वो ब्रिटिशर हो, एनी पर्सन मीन्स इंडियन, इंडियंस के लिए था नहीं। पुलिस कैन अरेस्ट एनी इंडियन विदाउट अ ट्रायल। ट्रायल का मतलब होता है कोर्ट केस। विदाउट अ ट्रायल फॉर 2 years। अब आप खुद सोचो कि क्या हमारी कंट्री में उस टाइम पे में राइट्स थे, हमें राइट्स मिले थे? नो, बिकॉज पुलिस कैन अरेस्ट एनी पर्सन, एनी लीडर फॉर 2 years विदाउट अ ट्रायल। किसी भी पर्सन को, लीडर को अरेस्ट कर लिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था, और उसके लिए किसी भी तरह से कोर्ट केस या वारंट पुलिस को जो है वो जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब क्या है? दिस लॉ वॉज वेरी रिप्रेसिव। रिप्रेसिव का मतलब क्या होता है? कि जिससे कि इंडियंस को किसी भी तरह से बिना रीजन के भी अरेस्ट किया जा सकता था, रॉलेट एक्ट। और ऐसे में बहुत से लोगों ने इस एक्ट को अपोज भी किया। इवन महात्मा गांधी जी ने भी अपोज किया कि इस तरह से तो कोई किसी भी पर्सन को कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है बिना रीजन के, है ना। तो महात्मा गांधी जी ने इसके अगेंस्ट, और लोगों ने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई। लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इस एक्ट का फायदा लेते हुए 2 लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। कौन से लीडर्स? डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, उनको अरेस्ट कर लिया। और जब उनको अरेस्ट कर लिया गया तो बहुत से लोग दिल्ली में, अमृतसर में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए। और अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 on the day of Vaishakhi, many people they reached Golden Temple। गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने के बाद वो जलियांवाला बाग वहां पे इकट्ठे हुए। ठीक है, देयर मेन मोटिव वाज टू डिस्कस रॉन्ग पॉलिसीज। वो गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसीज को ग्रुप में बैठकर डिस्कस करना चाहते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया? एक और लॉ, यहाँ पे हम लॉ की बात कर रहे हैं ना, एक और लॉ जो है वो बना दिया और इम्पोज कर दिया, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पीपल कुडंट असेंबल। इस लॉ के अकॉर्डिंग उसने जो है ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि लोग ग्रुप में इकट्ठे नहीं होंगे, वो किसी भी तरह से गवर्नमेंट को अपोज नहीं करेंगे। और इस तरह से पहले तो लोगों को अरेस्ट करने के लिए रॉलेट एक्ट बना दिया, बाद में लोगों को ग्रुप भी इकट्ठे होने नहीं थी। और आपको पता है जो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग जो था, वहां पे जब लोग इकट्ठे हुए
तो उन लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। वहां पे बेटा एक ही एंट्री और एग्जिट गेट था। जनरल डायर ने क्या किया, ही टुक कमांड एंड ही किल्ड मैनी इनोसेंट पीपल देयर, और मैनी पीपल दे डाइव्ड इनटू द वेल। गोलियों से बचने के लिए बहुत से लोग वेल में कूद गए। उसी वेल को आज भी आप वहां पर स्मारक जो है बनाया गया है, उसको देख सकते हैं। रॉन्ग पॉलिसीज, तो दिस इज द एग्जाम्पल कि हाउ लॉज कैन बी रिप्रेसिव। ये वो टाइम था जिस टाइम पीरियड में पीपल दे वर नॉट फ्री इन देयर कंट्री, वो अपनी ही कंट्री में फ्री नहीं थे और उनकी अपनी ही कंट्री में उनको अरेस्ट किया जा सकता था, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी अपनी नहीं थी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो उनकी अपनी गवर्नमेंट नहीं थी, ठीक है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक आर्बिट्रेरी लॉ, आर्बिट्रेरी के स्पेलिंग पहले नोट करो, आर्बिट्रेरी क्या होता है, आर्बिट्रेरी ये एक आर्बिट्रेरी लॉ था। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है काइंड ऑफ रिबेलियन, कंट्रोवर्शियल भी कह सकते हैं इसको। जब लोग मानते नहीं हैं तो पुलिस क्या करती है, अपनी अनलिमिटेड पावर्स, गवर्नमेंट अपनी अनलिमिटेड पावर्स। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है जिस गवर्नमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं होता, ऐसी गवर्नमेंट जिस पे कोई कंट्रोल नहीं होता, वो उसके पास जो पावर्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी पावर्स। और इस तरह से गवर्नमेंट मन चाहे ढंग से किसी भी तरह से लॉ बनाकर लोगों को जेल में डाल सकती है। उनको मारा भी गया, और हम ये कह सकते हैं कि एट दैट टाइम लॉज वर नॉट फेवरेबल फॉर द इंडियन पीपल, ठीक है। तो इस तरह से लॉज की बात करें तो आज के टाइम पीरियड के लॉज और पुराने टाइम के लॉज में बहुत डिफरेंस। फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया रॉलेट एक्ट। इट वाज पास्ड बाय सर जस्टिस रॉलेट, उनके नेम पे रखा गया। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग इंसिडेंट। इन दिस इंसिडेंट मैनी पीपल दे वर किल्ड because at that time rule was martial law. Martial law states that people couldn't assemble in a group, ठीक है। तो इस तरह से ये लॉ जो था वो क्या था, रिप्रेसिव लॉ, ठीक है। नाउ वन मोर लॉ, वन मोर एक्ट was passed by ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस लॉ को क्या बोलते हैं, सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। इसका मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे, एनी पर्सन क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है, अपोज, क्रिटिसाइजिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट, यहां पे गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, कुड बी अरेस्टेड विदाउट ट्रायल, कुड बी अरेस्टेड विदाउट ट्रायल। इसका मतलब क्या है, सेडिशन एक्ट कहता है, और ये कौन से ईयर में बनाया गया, 1870। इसके अकॉर्डिंग पुलिस किसी भी पर्सन को जो है वो अरेस्ट कर सकती है अगर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगा। इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पीरियड में लोगों के पास क्या नहीं थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लोगों के पास फ्रीडम ऑफ और राइट टू प्रेस नहीं था। प्रेस का मतलब क्या होता है, मीडिया, कि लोग न्यूज़पेपर में, बुक्स में कुछ भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रिंट नहीं कर सकते थे। इसका मतलब है इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों की पावर को जो है वो लिमिट कर दिया कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी भी तरह से क्रिटिसाइज या अपोज नहीं करेंगे। तो ऐसी बहुत सी, ये तो मैंने आपको हिस्ट्री का एग्जांपल दिया ना। हम देखो अब सिविक्स में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो टॉपिक है ये पार्लियामेंट से रिलेटेड, हम कहते हैं कि लॉज क्या होते हैं, लेकिन हमने हिस्ट्री में जाकर पहले हमने ये समझा कि लॉज की इंपॉर्टेंस क्या होती है और लॉज का सोसाइटी के लिए अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। कई बार कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो सोसाइटी के लिए अच्छे होते हैं,
लेकिन कुछ लॉज ऐसे भी होते हैं जिनको बनाकर गवर्नमेंट जो है वो मनमानी करती है, आर्बिट्ररी पावर को यूज करती है। ठीक है, अब हम फ्यूचर मतलब प्रेजेंट टाइम। मैंने आपको 2 एक्ट पुराने बताए, अब हम लेटेस्ट एक्ट्स करते हैं जो आज की गवर्नमेंट्स जो हैं, इंडिया की गवर्नमेंट, हम इंडिया का पढ़ रहे हैं तो हमें इंडिया का बताना है कि आज के टाइम पर में इंडिया में कौन से ऐसे लॉज बने जो लोगों के बेनिफिट के लिए। ठीक है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हिंदू अमेंडमेंट, हिंदू अमेंडमेंट सक्सेशन एक्ट 2005। बच्चे आप इसको हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट भी कह सकते हो, अमेंडमेंट एक्ट भी कह सकते हो। जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट, सक्सेशन का मतलब क्या होता है? सक्सेशन का मतलब होता है राइट टू प्रॉपर्टी और राइट, हेरिडिटरी राइट ऑन प्रॉपर्टी। ठीक है, 2005 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट को अमेंड किया। अब यहाँ पे देखो, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज। क्या चेंजेस किए? यानी कि इस एक्ट से पहले गर्ल्स वर नॉट हैविंग इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर। यानी कि इस एक्ट से पहले जो गर्ल्स थी उनके पास राइट टू प्रॉपर्टी नहीं होता था, लेकिन इस एक्ट के पास हो जाने के बाद नाउ द वुमेन, गर्ल्स, डॉटर्स, दे आर गिवन राइट टू प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि अगर मेल मेंबर, सपोज फादर, ठीक है, उनकी डेथ के बाद उसकी जो है वो डॉटर और जो उसकी वाइफ और जो उनका सन है, तो प्रॉपर्टी विल बी डिवाइडेड इक्वली। इजी लैंग्वेज में हम कहें, नाउ डॉटर्स दे कैन गेट शेयर इन द प्रॉपर्टी, यानी कि वो प्रॉपर्टी में राइट ले सकती हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो दिस राइट इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है फॉर वुमेन के लिए। यानी कि सपोज अगर गर्ल्स को कभी भी फाइनेंस की जरूरत पड़ती है तो वो अपनी राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो क्लेम कर सकती हैं। इसको क्या कहते हैं? कौन सा एक्ट है ये? हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो ये भी एक लॉ है। लॉ का मतलब ये भी पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, तो दैट इज फॉर बेनिफिट, ये बेनिफिट के लिए है। इसका मतलब क्या होता है? कुछ लॉ जो हैं वो लोगों के बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ लॉज ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया रॉलेट एक्ट, सेडिशन एक्ट, तो ये लॉज जो थे वो रिप्रेसिव लॉज थे। लेकिन ऐसा ही एक और लॉ जो है वो बनाया गया है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन। प्रोटेक्शन, ये फर्स्ट, ये याद रखो। सेकंड, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। ये जो एक्ट है ये पास तो हुआ 2005 में, लेकिन ये इंप्लीमेंट हुआ, केम इनटू बीइंग, इफेक्ट में कब से आया? 2006। 2006। अब क्या था ये एक्ट? डोमेस्टिक वायलेंस। ये टर्म तो बच्चे आपने बहुत बार सुनी होगी, क्या होता है डोमेस्टिक वायलेंस? डोमेस्टिक वायलेंस मेनली विमेन या गर्ल्स को फेस करना पड़ता है इन देयर फैमिलीज। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब क्या होता है? एनी काइंड ऑफ इंजरी बाय मेल अगेंस्ट वाइफ। अगेन आई एम रिपीटिंग, एनी काइंड ऑफ इंजरी, एनी काइंड ऑफ इंजरी बाय मेल, ठीक है, एनी काइंड ऑफ इंजरी बाय मेल, ठीक है, अगेंस्ट हिज वाइफ, मेनली विलेज एरियाज में बहुत ज्यादा होता है, जब फैमिली में जो मेल मेंबर्स होते हैं वो ड्रिंक करके अपनी वाइफ को मारते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब क्या होता है?
कि जिस घर में वाइफ को उनके हस्बैंड के द्वारा जो है वो मारा जाता है। अब ये फिजिकली भी हो सकता है और इमोशनली भी हो सकता है। फिजिकली का मतलब होता है कि जिसमें जो है उसको मतलब कई बार उसको डॉरी के लिए भी तंग किया जाता है, मनी के लिए तंग किया जाता है, ठीक है, तो फिजिकली जो है उनको मारा जाता है। कई बार इमोशनली का मतलब होता है कि उनको मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो उनको हरास किया जाता है, मेंटली हरास किया जाता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ये मेनली कई बार क्या होता है फैमिलीज में गर्ल्स या वुमेन को फेस करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट। 2005 में ये बना और इफेक्ट में कब से आया, 2006 में। इसका मतलब है नाउ द मोटिव ऑफ गवर्नमेंट इज, गवर्नमेंट का मोटिव क्या है अब, कि जिन भी फैमिलीज में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उन फैमिलीज को क्या किया जाए, वायलेंट फ्री या वायलेंस फ्री, वायलेंस फ्री होम, क्योंकि बच्चों के इसको के ऊपर इसका बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। देन प्रोटेक्शन टू वुमेन, मेन टारगेट इज प्रोटेक्शन टू वुमेन, ताकि वुमेन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। एंड इवन जो वुमेन हैं उनको मॉनेटरी रिलीफ, अगर कोई वुमेन कंप्लेंट करती है कि उसके हस्बैंड जो है उनको मारते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, डॉरी के लिए उनको जो है वो हरास किया जा रहा है, तो उसमें क्या होगा फिर केस जो है या किसी भी तरह से पुलिस अरेस्ट कर सकती है, केस फाइल किया जा सकता है। और ऐसे में जो हस्बैंड है, जो उनकी वाइफ जिसके साथ भी उसने डोमेस्टिक वायलेंस किया है, उनको मॉनेटरी क्लेम, मनी, मॉनेटरी रिलीफ देते हैं, फाइनेंस देते हैं, फिर मॉनेटरी क्लेम, क्लेम दिया जाता है मॉनेटरी। सपोज कोई भी वाइफ जो है वो ये कंप्लेन करती है कि उसके हस्बैंड ने उसको जो है वो मारा है, डोमेस्टिक वायलेंस, डॉरी के अगेंस्ट उनको जो है वो मारा है, तो ऐसे में पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती है। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो हस्बैंड है उसको अपनी वाइफ को मॉनेटरी क्लेम, मनी देना पड़ेगा उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। और इवन अगर कुछ भी मेडिकल ग्राउंड के ऊपर उसकी प्रॉपर जो है, अगर कुछ भी टॉर्चर किया गया है उसको, तो भी उनको क्लेम देना पड़ेगा। तो ऐसा इसलिए किया गया है ताकि विमेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है उसको प्रॉपरली मेंटेन किया जाए कंट्री में, ताकि जो मेन और वुमेन के बीच में इक्वालिटी है, उस इक्वालिटी, इस इक्वालिटी को प्रॉपरली जो है वो अचीव किया जाए। कहने को तो हमारी कंट्री कहती है ऑल आर इक्वल, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ऑल आर इक्वल, बट इन रूटीन लाइफ समटाइम्स वी कैन से दैट, हम अपने आसपास देखते हैं कि यस गवर्नमेंट ने तो रूल बनाया है बट पीपल दे आर नॉट फॉलोइंग, लोग फॉलो नहीं कर रहे। लोग अभी भी मैन और वुमेन, रिच और पुअर के बीच में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन या गैप जो है वो रखते हैं। हैव यू सीन एनी काइंड ऑफ एग्जांपल हियर अबाउट यू? मैंने आपको बताया ऑल आर इक्वल, गवर्नमेंट ने कहा है कि लॉ इज सेम टू ऑल, बट समटाइम्स पीपल दे हैव टू फेस डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू जेंडर। कई बार जेंडर के कारण गर्ल्स जो हैं, विमेन हैं, इनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। समटाइम्स सोसाइटी में रिच और पुअर के बीच में गवर्नमेंट कहती है रिच एंड पुअर ऑल आर इक्वल, ठीक है। ये हमें तब पता लगता है जब सभी लोग राइट टू वोट देने के लिए जाते हैं। आपको पता है जब लोग वोटिंग राइट के लिए जाते हैं तो जब वोटिंग होती है उसमें लाइन में लोग खड़े होते हैं तो सारे बराबर होते हैं, चाहे वहां पे मैन है, वुमेन है, रिच है, पुअर है, ऑल आर इक्वल। लेकिन रियल सेंस में कई बार क्या होता है कि सोसाइटी में कई बार ये इक्वालिटी अचीव नहीं हो पाती है। यस, एनी काइंड ऑफ suggestion? Yes, do you think so कि right now constitution has provided right to equality, all are equal, but still many people they are not equal, still they are facing discrimination? Have you seen any kind of discrimination near your locality in which you can say that yes ma'am they are discriminated? Yes Manas, have you seen any kind of discrimination? No, ma'am. Yes. No. Yes, try to give any kind of discrimination. Have you seen any kind of discrimination near your locality in which No, you can ma'am. say ma'am yes, no, still No. there is discrimination? No. No.
ओके यस रोहित, यस रोहित वीडियो ऑन कीजिए पहले, स्विच ऑन योर वीडियो रोहित। माइक इज नॉट ऑडिबल बच्चे। यस कीप योर वीडियो ऑन। नो ओके प्रबल, हाँ जी बच्चे यस, हैव यू सीन एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? Yes, ma'am. Ma'am, lower caste people are also treated badly, ओके discriminated. यस इट मीन्स कि मैम और मैम जो था मैम हिंदू सक्सेशन एक्ट है यस कीप योर माइक ऑन। यस बेटा मैम जो हाँ जी यस बोलो बच्चे, आपका माइक बच्चे बार बार ऑफ हो रहा है, बोलो। हेलो मैम। हाँ जी बोलो बेटा। मैम जो सा मैम हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट है 2005 मैम उससे पहले मैम फिर मैम गर्ल्स को मैम फिर प्रॉपर्टी नहीं दी जाती थी। दे कांट क्लेम, मतलब अगर देने को फादर दे सकते हैं पर वो लीगली क्लेम नहीं कर सकते। लीगल क्लेम जो है 2005 के बाद श्योर किया गया। इट इज क्लियर? ओके यस सो स्टिल देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन। हम ये कह सकते हैं कि नो डाउट पार्लियामेंट इज मेकिंग लॉज and government is doing their efforts, but still many people they are facing discrimination in the country. Clear? और इस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम और नए एक्ट बनाती है, अमेंड करती है, बट स्टिल दिस प्रॉब्लम हैज नॉट बीन सॉल्व। तो ये तो मैंने बताया आपको इंडिया का एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसी बहुत से एग्जाम्पल आपने पढ़े होंगे, जैसे 9th में जब आप जाओगे ना तो वहाँ पे आपने एक टॉपिक पढ़ना है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ऐसा ही एक आपने 7th में पढ़ा होगा रोजा पार्क। रिमेंबर रोजा पार्क स्टोरी? डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ रोजा पार्क? once she was traveling and she you can say refused to give a seat to a person ना। yes रोजा पार्क स्टोरी, ये सिविल राइट्स मूवमेंट बच्चे ये 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा। रोजा पार्क की स्टोरी थी ये, सिविल राइट्स मूवमेंट यूएसए, द स्टोरी रिलेटेड टू यूएसए। तो इसमें ये दिखाया गया है स्टोरी में कि हाउ इन दीज कंट्रीज पीपल दे फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ब्लैक एंड वाइट। एट दैट टाइम मैनी पीपल दे वर कंपेल्ड टू ऑफर देयर सीट्स टू द वाइट पीपल। नो डाउट दे हैव टिकट्स, चाहे उनके पास टिकट्स होती भी थी, बट स्टिल दे वर कंपेल्ड। इवन साउथ अफ्रीका में यू नो देयर some people like 3 kind of communities they are living in South Africa at that time when racial discrimination apartheid policy was there, black, white and colored. And you know we Indians were regarded as colored का मतलब mixed race, हमें mixed race कहा जाता था। and at that time on the signboards it has been written that beware of dogs and Indians। साउथ अफ्रीका में जब महात्मा गांधी जी 1915 में वहां से आए ना, तो उससे पहले वहां की कंडीशन क्या थी, वहां पे जो रिजर्व एरियाज होते थे ना, जो वाइट पीपल के लिए रिजर्व होते थे, दीज एरियाज वर रिजर्व फॉर वाइट एंड ब्लैक एंड कलर्ड पीपल दे वर नॉट अलाउड। वहां पे लिखा क्या जाता था, बिवेयर ऑफ इंडियंस, ब्लैक्स एंड डॉग्स, यानी कि उस टाइम में इंडियंस को उस टाइम में कैसे हेट करते थे। एंड दैट्स वाई आपको एक इंसिडेंट पता होगा महात्मा गांधी जी का, साउथ अफ्रीका में व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, तो नो डाउट ही हैड अ टिकट ऑफ फर्स्ट क्लास एसी, बट स्टिल ही वाज नॉट परमिटेड, उनको चलती ट्रेन से निकाल दिया गया था। तो ये भी एक इंसिडेंट उस टाइम में है कि कैसे इंडियंस के साथ वहां पे इतना एक्सप्लॉयटेशन होता था। देन महात्मा गांधी जी ही केम बैक इन इंडिया 1915 एंड देन ही डिसाइडेड टू लॉन्च अ मूवमेंट टू अपोज ब्रिटिश रूल, ताकि हम अपनी कंट्री से ब्रिटिश रूल को हटा सकें, ताकि हमें अपनी कंट्री में राइट टू लाइफ और डिफरेंट लॉज मिलें, ताकि लोगों के ऊपर किसी भी तरह से एक्सप्लॉयटेशन ना हो। क्लियर बेटा?